देखिए, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी सर। ठीक। हाँ जी भैया। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि सैलरी से कितने डिडक्शन अवेलेबल। ध्यान रखना, मैं सैलरी से डिडक्शन बोल रहा हूँ, इनकम से नहीं। इनकम से डिडक्शन अलग है, सैलरी से डिडक्शन अलग है। सैलरी सिर्फ एक पार्ट है इनकम का। इनकम के टोटल कितने? 5 हैं, 5 पार्ट है, 5 हेड्स हैं। तो 5 हेड्स में से आप पहला हेड पढ़ रहे हो सैलरी, और उसके अंदर सिर्फ 3 डिडक्शन अवेलेबल हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितनी है? 50,000 रुपए। यानी कि सैलरी के अंदर आपका 50,000 रुपए, या फिर अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो कम हो। तो हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपए से कम हो, तो पूरा अमाउंट ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पूरा अमाउंट ही डिडक्शन हो जाएगा। मान लो किसी आदमी की तनख्वाह ही 45,000 रुपए पूरे साल की, तो इसका कितना डिडक्शन मिलेगा इस आदमी को? इस आदमी को स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 45 ही मिलेगा। 45 में 45 नील हो जाएगा। अगर किसी आदमी की सैलरी 55,000 है तो उसको कितना मिलेगा? उसको 50 मिलेगा, यानी कि 5,000 रुपये टैक्स देगा। अगर किसी आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपये है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 25 होगा। अगर किसी आदमी की तनख्वाह 4 लाख रुपए है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा? 50,000 रुपये होगा। तो 50,000 मैक्सिमम लिमिट है, बात समझ में आई? 50,000 जी क्या है? सर। मैक्सिमम है। सैलरी कम होगी तो जितनी, अगर सैलरी 50,000 रुपए से कम है तो जितनी सैलरी है वो खुद ही डिडक्शन बन जाएगी, खुद ही एसडी बन जाएगी। तो एक बार और बता देता हूं, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 या अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस है। तो अगर किसी आदमी की सैलरी 25,000 है, किसी और आदमी की सैलरी 45,000 रुपए है, किसी आदमी की तनख्वाह 50 है पूरे साल की मिलाकर, किसी की 1.5 लाख रुपए है, किसी की 75,000 रुपए है, तो इन सब के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी? तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ही 25 होगी, क्योंकि इनकम ही कम है। इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी? 45 होगी। इसके लिए 50 होगी। लेकिन इस आदमी के लिए 50, इस आदमी के लिए 50। तो अगर एक बार इनकम आपकी सैलरी 50 को क्रॉस कर गई तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 होगा, और अगर आपकी सैलरी 50,000 से नीचे रही तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन वही होगा जो आपकी सैलरी है। बात समझ में आई? जी सर। ठीक। दूसरा डिडक्शन जो आपको अवेलेबल होता है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय को अवेलेबल होता है, वो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और डिडक्शन मिलता है, वो होता है प्रोफेशन टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। 1633 के अंदर ये आपको मिल जाता है। तीनों को देखोगे, तीनों आपको 16 के अंदर ही मिलेंगे। एक आपको 16 के आई ए में मिल रहा है, इस सेक्शन को याद रखिए। 16 का आई ए स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, 16 का डबल आई आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस का है, और 16 का ट्रिपल आई आपका प्रोफेशन टैक्स का है। कई लोग ये बोलेंगे कि ये 2 होता है, 1A और 3 लिखा है। ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ते हैं किसको? टैक्स। जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर जो है वो ठीक है। इसको आप 16 का 1 पढ़ रहे हो, और इसको भी अगर आप 16 का 1 ही पढ़ोगे तो लिखने वाला कैसे लिखेगा कि ये 16 का 1 कौन सा बोला? ये वाला 16 का 1 बोला, ये वाला 16 का 1 बोला। इसलिए हम इसको 16 का 1 बोलते हैं, 16 सबसेक्शन 1, और इसमें क्या बोलेंगे? 16 सबसेक्शन आई। ठीक है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं फिर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको आईवी पढ़ते हैं। ठीक है, ये लॉ पढ़ने का तरीका होता है। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है सैलरी हेड के बाद अगला परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं? परक्विजिट्स होते हैं एक तरीके के बेनिफिट्स, एक तरीके के बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स नॉन मॉनेटरी हैं, यानी कि पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ फैसिलिटी मिलेंगी। पैसे नहीं मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेंगी। और वो फैसिलिटी क्या होंगी? टैक्सेबल होंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इन फैसिलिटी में, इन सारी फैसिलिटीज में, अगर किसी भी फैसिलिटी में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ रिकवर करा तो उतना अमाउंट आपको कम करना पड़ेगा। मान लो आपको 5,000 रुपए का एक घर दिया गया था, जिस घर की कीमत 5,000 रुपए आ रही थी, और कंपनी आपसे 2,000 रुपए इसके रिकवर कर रही थी, तो असल में तो आपको 3,000 रुपए का फायदा हो रहा था ना। तो आप टैक्स कितने पे दोगे? 3,000 पे दोगे। ठीक है। तो ध्यान रखो कि जितने की परक्विजिट वैल्यू है उसमें से जो आपसे रिकवर कर लिया गया उसे माइनस कर देना।
मैं फिर बता देता हूं कि मान लीजिए एक घर आपको दिया गया और इस घर में रहने का सरकार ने हिसाब किताब लगाया कि इस घर में रहने पे तो आपको 5,000 रुपए का घर पड़ रहा है, ये 5,000 रुपए का घर पड़ रहा है, और आपकी जो कंपनी थी, जो भी आपकी कंपनी थी, उसने आपसे 2,000 रुपए यहाँ से ले लिए इस घर में रहने के, कि इस घर में आप रहते हो 2,000 रुपए दो, और सरकार कह रही है घर 5,000 रुपए का है, तो 5,000 में से 2,000 रुपए तो आपने किसको दे दिए, एम्प्लॉयर को दे दिए, तो आपको फायदा कितने का पहुंच रहा है, 3,000 रुपए का, तो आपको टैक्स भी कितने पे देना है, 3,000 रुपए पे। बात समझ में आई? जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये परक्यूसिट में सबसे पहला परक्यूसिट कौन सा है जिसके बारे में पढ़ना होता है? सबसे पहला होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। पीवी का मतलब परक्यूसिट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या है? किराया नहीं ले रहे हैं, आपको घर दे रहे हैं, और अगर आपको किराया ले रहे हैं आपसे, तब तो किराया माइनस करेंगे फिर घर की वैल्यू से। वो अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपए का घर आपको दिया, उसमें 2,000 रुपए किराया वसूल लिया, तो 2,000 रुपए माइनस करो। मान लेते हैं कि आपको किराया दिया, आपका कोई रिकवरी नहीं हो रहा है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, दो पार्ट में चल जाता है। एक चल जाता है सरकार का और एक चल जाता है नॉन गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, यानी कि सरकार, जैसे कल के दिन आप बन जाते हैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं। अब ये असिस्टेंट अकाउंटेंट बनकर सरकार आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक क्वार्टर दे देती है यहाँ पर रहने के लिए, बढ़िया, आपको एक क्वार्टर दे दिया। अब ये एक बिल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है, और आप एम्प्लॉय किसके हो? गवर्नमेंट के हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इस घर की, ये जो फ्लैट आपको दिया गया, इस फ्लैट की क्या वैल्यू है, ये निकलती है एज पर द गवर्नमेंट रूल। जो गवर्नमेंट बोल दे, गवर्नमेंट अगर इस घर की वैल्यू 1 रुपए बता देगी ना पूरे 1 साल का, तो इनकम टैक्स वालों को भी 1 रुपए ही लेनी पड़ेगी वैल्यू, वो अपनी तरफ से वैल्यू नहीं लगा सकते इसकी। तो सरकार के केस में, सरकारी कर्मचारी के केस में, जो घर की वैल्यू है वो कौन बताता है? वो सरकार बताती है। और सरकार इस वैल्यू को तय करते वक्त अपना रूल लगा सकती है, कोई भी जो उसको पसंद आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई हिसाब लगाती है, जो सरकार को ठीक लगेगा वो उसकी वैल्यू बता देगी। प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम है नॉन गवर्नमेंट वालों के साथ, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट में काम नहीं करते। जो लोग गवर्नमेंट में काम नहीं करते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनके केस में अगेन दो केस बन जाते हैं। एक केस बन जाता है कि घर किसका है, और बी बन जाता है कि घर किराए पर है। मान लीजिए कि घर एम्प्लॉयर का है। घर किसका है? एम्प्लॉयर का है। बात समझ में आ रही है भाई? जी सर। ठीक है। अगर घर एम्प्लॉयर का है तो आपको देखना पड़ता है शहर की पॉपुलेशन। मतलब एक घर है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये घर इसी का है, इसी ए लिमिटेड नाम की कंपनी का घर है, और इस घर पे उसने अपने एक एम्प्लॉय अजय को बोला कि तुम यहाँ रह लो, इसके अंदर रह लो। अजय रहने आ गया, अपना पूरा बिस्तर बुस्तर लेके सब पहुंच गया घर के अंदर। 1 साल बाद इनकम टैक्स ने बोला इस घर की वैल्यू बताओ। अब ए लिमिटेड सरकारी तो है नहीं, तो इसकी बात तो इनकम टैक्स सुनने वाली नहीं है। इनकम टैक्स इसकी बात करती है घर की। इनकम टैक्स कहती है देखो भैया अजय, ये घर किसका था? ए लिमिटेड, यानी कि तुम्हारे एम्प्लॉयर का घर था। ये तुम्हारे एम्प्लॉयर का घर था। एम्प्लॉयर का घर था तो फिर ठीक है, तो फिर हम ये रूल लगाएंगे, हम पॉपुलेशन देखेंगे। मान लो कि ये अजय जो है एक ऐसे शहर में रहता है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख तक है, यानी कि 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 6 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, पर 10 लाख के नीचे है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो वो बोलते हैं कि अजय तुम अपनी 7.5% ऑफ सैलरी निकालो, वो इस घर की वैल्यू मानी जाएगी। मान लेते हैं अजय की तनख्वाह 50,000 रुपए, मान लेते हैं, खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, ठीक है? चलो 50,000 में थोड़ा सा लगेगा तुम बोलोगे, चलो मान लेते हैं उसकी इनकम ही 10 लाख रुपए, और अजय एक ऐसे शहर में रहता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है। अब ये 10 लाख रुपए सैलरी है, ये 10 लाख रुपए सैलरी है, इसको मत मान लेना पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन शहर की 10 लाख से नीचे है। तो अजय के केस में इस घर की वैल्यू क्या होगी? अब इस घर की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, एग्जेम्प्टेड वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, घर की वैल्यू।
तो घर की वैल्यू हो जाएगी 7.5% ऑफ 10 लाख रुपीज, यानी कि 75,000 रुपए। तो सरकार बोलेगी इस घर की वैल्यू, इनकम टैक्स बोलेगा इस घर की वैल्यू 75,000 रुपए है, इस पर आप हमें क्या दोगे, टैक्स दोगे। बात समझ में आई? जी सर। ठीक। मान लीजिए हाँ कि जी इस भैया। घर की पॉपुलेशन 10, इस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है। मान लो तुम्हारा देहरादून ही है, पॉपुलेशन 17 लाख, 17 लाख की पॉपुलेशन इस कैटेगरी के अंदर गिर गई। किस वाली? इस कैटेगरी के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उस 10 लाख रुपए का कितना परसेंट निकाला जाएगा, 10%, जो कितना आएगा, 1 लाख रुपए, 10%। यानी कि इस घर की वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाएगी। और मान लेते हैं कि 25 लाख से ज्यादा वाले में चले गए, आप इलाहाबाद रहने चले गए, इलाहाबाद की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, या इलाहाबाद छोड़िए दिल्ली चले गए, दिल्ली तो साफ दिख रहा है आपको कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ऐसे शहर में कितना परसेंट लगेगा, 15% लगेगा 10 लाख का, यानी कि 1.5 लाख रुपए हो जाएगी घर की वैल्यू। तो घर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। बात समझ में आई सबको? हाँ जी भैया। जी सर। ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, जरा मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये फिर यहाँ पे रह जाएगा। तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि घर मालिक का नहीं है, वो जो घर उसने लिया था वो मालिक का नहीं है। अरे यार ये कहाँ से आ गया, घर मालिक का नहीं है, ठीक है, यानी कि मालिक बोल रहा हूं मैं उसको, एम्प्लॉयर का नहीं है। ए लिमिटेड का घर ही नहीं है। ए लिमिटेड जो कंपनी थी उसके यहाँ जो मिस्टर अजय काम करते थे, ए लिमिटेड ने क्या किया, एक घर जो किसका ओन किया हुआ था, मिस्टर पीयूष का था, तो मिस्टर पीयूष का घर था, ए लिमिटेड ने किराए पे लिया और किसको दे दिया, अजय को दे दिया किराए पे लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी का 15% या जो किराया एम्प्लॉयर ने पे किया, ए लिमिटेड जितना किराया पे करेगी या सैलरी का 15% जो कमाएगा वो आपके घर की क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। ये घर की वैल्यू बन रहा है, टैक्सेबल वैल्यू, एग्जम्प्ट नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। इस बात को बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि एग्जम्पशन निकाल रहे हैं हम, एग्जम्पशन नहीं निकाल रहे हम, यहां पर हम टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं कि टैक्स कितना लगेगा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि ये घर तो आपने जो हमें बोला, इस घर में तो फर्नीचर नहीं है, ये तो खाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब मैं वैल्यू ऑफ, ये जो मैंने ऊपर किया ना, ये सारा जो आपने किया ये अनफर्निश्ड हाउस है। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब क्या है, जमीन इसके अंदर कुछ वो नहीं है, फर्नीचर वगैरह नहीं है। चलिए मान लीजिए कि आपको फर्निश्ड हाउस दिया गया है, आपको एक ऐसा घर दिया गया है जिसमें फर्नीचर है। तो पहले क्या करोगे, नंबर 1, पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस निकालो। अनफर्निश्ड हाउस कैसे निकालोगे, जो ऊपर आपने अभी रूल पढ़े, प्लस इसमें 10% ऑफ फर्नीचर जो आपको दिया गया। अगर फर्नीचर की जगह आपको कोई अप्लायंसेस दिए गए हैं घर के, यानी कि फ्रिज दिया है, कूलर दिया है, एसी दिया है, ठीक है, उनका 10% जोड़ लो। ये 10% कब जोड़ना है, जब वो किसके होने चाहिए, एम्प्लॉयर। इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर वो एम्प्लॉयर के हैं, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो उसके हैं, अगर उसके नहीं है तो उन्होंने जो रेंट पे किया होगा। इफ नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बात समझ में आई? अगर जी वो अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है तब तो 10% जोड़ो, और अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है तो फिर जो फर्नीचर का किराया एम्प्लॉयर ने भरा होगा वो जोड़ो। आ रही है बात समझ में? ठीक चल रहा है? चलो फिर, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको लगातार? जी सर आ रही है। तो हाँ एक जी भैया। प्रॉब्लम है, तुमने सैलरी वर्ड तो देख लिया पर सैलरी का मतलब क्या है वो तो जाना ही नहीं। तो चलो सैलरी का मतलब समझते हैं। सैलरी का यहाँ पर क्या मतलब होता है, सैलरी का यहाँ पर मतलब होता है बेसिक पेमेंट प्लस डीए। डीए किस में होना चाहिए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, रिटायरमेंट यस सर। बेनिफिट।
प्लस कैश या ये कहें टैक्सेबल कैश अलाउंसेस, नॉट कैश अलाउंसेस, टैक्सेबल कैश अलाउंसेस। टैक्सेबल कैश अलाउंसेस का मतलब क्या है कि जो भी पैसा आपको कैश में मिला, जो भी पैसा आपको कैश में मिला, अगर उसमें कुछ एग्जम्पशन होनी है तो वो एग्जम्पशन माइनस कर लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो यहां पर आप इसमें इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे। सर 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 ने यस सर, इसलिए को बोला अभी। अच्छा हाँ हाँ जी नंदनी जी बोलो। आवाज नहीं आई थी इसलिए। अच्छा चलो, बेसिक प्लस डीए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या कल, मतलब कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके डीए का पैसा कहां जा रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट में जा रहा है, और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ये देखो कि क्या आपका डीए प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। अगर वो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है तो फिर काम बन गया, और अगर वो प्रोविडेंट फंड में नहीं जा रहा है तो फिर वो टर्म्स में नहीं है। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर वो डीए टर्म्स में नहीं है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? सर टैक्सेबल तो होगा। बिल्कुल टैक्सेबल वो होगा। बस फर्क क्या आएगा, फर्क क्या आएगा कि जहां जहां ये सैलरी निकालने को बोल रहा है ना, वहां वहां वो नहीं आएगा बस। जी सर। ठीक है। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहे हो। तो देखो, एक होता है इनकम टैक्स की शीट, जहां पर आप टैक्सेबल निकाल रहे हो। यहाँ पे आपने बेसिक लिख दिया अपना, यहाँ पे अपना डीए लिख दिया, यहाँ आपने डीपी लिख दिया, यहाँ आपने अपना एचआरए लिख दिया, यहाँ आपने अपना रेंट फ्री हाउस की वैल्यू लिख दी। अब देखो एचआरए, अब आपको तो पता है एचआरए की तो कैलकुलेशन होती है। एचआरए की 3 कैलकुलेशन बताई थी मैंने। पहली मैंने आपको बताई थी एक्चुअल कितना मिला, फिर मैंने आपको बताया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, फिर मैंने आपको बताया तो 50% या फिर आपका 40% ऑफ, है ना। अभी जो सैलरी वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है, इस सैलरी को निकालने के लिए, मतलब इस वर्किंग नोट को करने के लिए आपको बेसिक के साथ जो डीए लेना होता है वो किस में लेना पड़ता है? टर्म्स में। अगर वो टर्म्स में है तो आप यहां लोगे, अगर टर्म्स में नहीं है तो नहीं लोगे। कहां नहीं लोगे? इस वर्किंग के लिए नहीं लोगे, पर यहां तो आपको हमेशा लेना है। तो सैलरी शीट अलग होती है और वर्किंग नोट्स अलग होते हैं। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, ठीक है। जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना कि यहां पर हमको कंफ्यूजन हो गया, हमें समझ में नहीं आया। ठीक, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल अभी नहीं बता रहा हूं, एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर लूं, जितनी ऐसी बातें हैं तब मैं इसके सारे न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, सिर्फ सैलरी के। एक दिन तो पूरा सैलरी में ही के न्यूमेरिकल में लग जाना है, 1-2 दिन। चलो तब तक कार की बात करते हैं। देखो गाड़ियां भी तो होती हैं, कंपनी गाड़ी भी देती है ना। अब अभी ये नहीं कह सकता कि अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट तुमको कार नहीं देगी भैया, सीधी बात। असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में कहाँ से कार दे देगी? अकाउंटेंट में भी नहीं देगी, एआरओ में भी नहीं देगी, रिव्यू ऑफिसर में भी नहीं देगी। कार तुम्हें मिलेगी जब तुम रिव्यू ऑफिसर से ऊपर पहुंचोगे, यानी कि सेक्शन ऑफिसर के अराउंड में। वहां पर तुम्हें कार जरूर मिल जाएगी, पर घर के लिए नहीं मिलेगी। वो तुम्हें लेने आएगी और छोड़ के चली जाएगी। घर में रहनी है तो अंडर ऑफिस सेक्रेटरी तक जाओ, पर्पस के लिए। सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी बनो, या पीसीएस का एग्जाम दो या आईएएस का एग्जाम दो, वहां मिलेगी घर के लिए कार, अभी नहीं मिलेगी। तो मोटर कार जो है, अब यही चीज समझा रहा हूं, ठीक है। मोटर कार जो है 2 तरीके की होगी, या तो वो किराए पे लेके दी जाएगी, या फिर वो आपकी अपनी होगी। ठीक है, मतलब या तो मोटर कार क्या होगी, हायर्ड बाय, मतलब मोटर कार ओन्ड और हायर्ड बाय, और या मोटर कार ओन्ड और हायर्ड बाय। एक मिनट यहाँ पे आता है आपका, एक मिनट ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है आपका एम्प्लॉयर, और ये होता है एम्प्लॉय।
अब मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, रुको। अगर कार एम्प्लॉयर की अपनी है या उसने किराए पे लेके दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम सपोज करो, तुम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तुमने पीसीएस का एग्जाम निकाल लिया, तुम एसडीएम बन गए, तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट। जी अब सर। गवर्नमेंट तुमको कार किराए पे लेके दे या गवर्नमेंट खुद कार खरीद के तुमको दे, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हें कार मिल गई, ये तुम्हारी बढ़िया सी एक कार, अब मुझे पता है कार बनानी आती है, ये कार तुम्हें दे दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। ओहो बहुत ही गंदी है, रहने दो। मतलब आया अब नहीं तुम बनाया। कार को छोड़ो, तुम कार तुम्हें मिल गई है, तुम जो दिमाग में इमेजिन कर लो बोलेरो मिल गई, पर ये बोलेरो तुम्हें सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए दी है। पर्सनल पर्पस का मतलब क्या है? तुम यूज करो घर के अंदर, ऑफिस में नहीं आ रही गाड़ी तुम्हारी। तुम्हें दो गाड़ियां दे दी, दो बोलेरो दे दी, एक बोलेरो तुमको दे दी तुम्हारे घर के लिए, और एक बोलेरो तुम्हें ऑफिस लेके जाती है। ये तुम्हें ऑफिस लेके जाती है ए वाली, और ये बी वाली तुम्हारे घर में रहती है, और तुम्हारे हस्बैंड वाइफ को घुमाती रहती है, ठीक है, तुम्हारे बच्चों को लेके घूमती रहती है। तो ये सारा पर्सनल खर्चा उठा रही है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो गाड़ी की कीमत का 10%, और अगर गाड़ी किसमें ली गई है, किराए पे ली गई है, तो किराया। समझ गया? याद आ रहा कुछ? अभी अभी तुमने ऐसी चीज कहीं और भी पढ़ी है, यही वाली जी सेम सर। जी कहाँ सर। पढ़ी? सर यही फर्नीचर जिसमें। के केस में, फर्नीचर केस में यही पढ़ा। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, मान लो ये वाली बोलेरो जो तुम्हें दी थी, ये बोलेरो सरकार ने 15,000 रुपए साल के किराए पे ली थी, तो यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। और अगर ये किराए पे नहीं थी, गाड़ी अपनी थी सरकार की, और इस गाड़ी की कीमत अगर मान लो 5 लाख रुपए थी, तो उसका 10%, यानी कि यहाँ पे सरकार कितना लेगी? 50। तो या तो 50 लेगी, 15 लेगी, डिपेंड किस पे करेगा कि ये गाड़ी सरकार की है या सरकार ने किराए पे लेके दी है। ये तुम्हारे घर की गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारे पर्सनल उनको लेके घूम रही है, तुम्हारे बीवी बच्चों को लेके, या हस्बैंड वाइफ हस्बैंड बच्चों को लेके घूम रही है, ठीक है। ये उसकी बात नहीं चल रही है, तुम्हारे ऑफिस गई है, दो बोलेरो दिलवाई है, एक बोलेरो तुम्हारे घर में खड़ी है, ये उसकी बात चल रही है। तो या तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, या फिर हायर चार्जेस जो किराया दिया है एम्प्लॉयर ने। मैं थोड़ा उसको जूम कर देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। ये दिखाई दे रहा? जी सर। 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, दिख रहा है सबको? जी सर। ठीक है। तो क्या है, इन हाँ दोनों जी में से भैया। कोई एक। प्लस भैया गाड़ी चली होगी तो उसका खर्चा भी तो आया होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा जो आपका लगा होगा, मतलब जो सरकार का लगा होगा, पेट्रोल का खर्चा सरकार का। और सरकार का क्या लगा होगा? ड्राइवर का पैसा लगा होगा, अगर ड्राइवर भी दे रखा है, ठीक है। और सरकार का क्या लगा होगा? रिपेयरिंग लगी होगी। ये सारा पैसा सरकार जोड़ेगी, सरकार बोल रहा हूं मैं, इनकम टैक्स जोड़ेगी, और क्या बोल देगी? आपकी गाड़ी की वैल्यू, आपकी कार की वैल्यू ये। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। अब दूसरी गाड़ी आपके ऑफिस में यूज होती है, दूसरी गाड़ी आपके ऑफिस में यूज होती है। अब देखना यह है कि वो पूरा ऑफिस ऑफिस में यूज होती है, या आधा ऑफिस और आधा आपके घर में यूज होती है। अब एग्जांपल ले लो, आपको दो गाड़ी नहीं दी थी, अब वापस आपको एक ही गाड़ी दी, एसडीएम साहब आप बन गए, और आपको एक बोलेरो दी गई है, ठीक है, बस, और कोई बोलेरो नहीं। ये बोलेरो आपको, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रुको। जब आप एआरओ के ऊपर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, या उसके भी ऊपर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सेक्शन ऑफिसर में देते ही नहीं देते, लेकिन शायद लखनऊ वगैरह में, यूपी वगैरह में कहीं देते हैं। चलो मान लो आपको बोलेरो दी गई है, बस ये है कि वो आपके घर आती है, सुबह आपको गाड़ी में बैठाती है, ऑफिस लाती है, शाम को आपके घर से निकलती, आपको ऑफिस से लेके घर छोड़ जाती है। और अगर ऑफिस का कोई काम है, जहां आपको जाना है, तो वही गाड़ी आपको ऑफिस के काम से घुमाती है। इसमें आपने क्या इस गाड़ी को घर के लिए यूज किया? नहीं सर। तो फिर कोई नहीं आपको कोई वैल्यू नहीं है गाड़ी की। यानी कि इनकम टैक्स कहता है चलो छोड़ो यार, इस पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मत दो टैक्स। आगे बात समझ में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? नहीं सर। चलो अब आते हैं। अगर गाड़ी बोलेरो आपको लेने आती थी, फिर आपके घर में खड़ी रहती थी, फिर आप सब्जी लेने भी उसी में निकलते थे, ठीक है, सुबह दूध लेने भी उसी में जाते थे, इवन आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो गाड़ी को एक जगह खड़ी करवा कर पैदल घूमते थे, फिर वापस बैठ के फिर वापस घर आते थे, फिर ऑफिस जाते थे, तो गाड़ी ऑफिस में भी यूज हो रही है और आपके पर्सनल में यूज हो रही है। घर पे भी। अगर गाड़ी आपके ऑफिस और पर्सनल दोनों में यूज हो रही है, तो अब फिर दो केस बनेंगे। अभी तक आप कितने केस पढ़ चुके हो? तीन तो ये पढ़ चुके हो, और अब आप कह रहे हो कि इस दो के अंदर फिर से दो केस हैं। पहला केस क्या है? आपने कहा सारा खर्चा आप उठाओ,
सारा खर्चा आप उठाओ। कौन? सरकार कह रही है हम उठा लेंगे, तू घूम, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने बीवी बच्चों को लेके घूम इसके अंदर, तुम कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उठाएंगे सारा खर्चा। ठीक है। फिर 1800 पर मंथ स्मॉल कार, इसे हम स्मॉल कार बोलेंगे। किस वाली को? 1.6 लीटर। जिस गाड़ी का इंजन 1.6 लीटर से नीचे होता है, उस गाड़ी का किराया, उस गाड़ी का जो इनकम होता, उस गाड़ी की जो वैल्यू होती है वो 1800 रुपए पर मंथ होती है। अब ये पर मंथ लिख के क्या कर दिया? मान लो तुम्हारी जो पोस्टिंग हुई वो पिथौरागढ़ हो गई, पिथौरागढ़ छोड़ दो, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में तुम्हें सरकार ने दे रही है बोलेरो। अब क्या हुआ? अब इलाहाबाद में तुमने 10 महीने काम किया, तुम 2 महीने के लिए छुट्टी आ गए देहरादून अपने घर। क्या बोलेरो लेके आए हो? अगर आप बोलेरो लेके आए हो तो 1800 पर मंथ पूरे 12 महीने का। और अगर आप ये 2 महीने की छुट्टी में बोलेरो लेके नहीं आए अपने साथ, तो फिर कितने महीने लगेगा? 10 महीने का लगेगा। आई बात समझो कुछ? जी सर। ठीक है। भैया लेकिन हम आए तो 2 महीने है ना, तो लगेगा पूरे उसका। मैंने क्या कहा, आप गाड़ी भी अपने साथ ही ले आए, तो गाड़ी आपके साथ आ गई ना, तो फिर जब तक गाड़ी आपके साथ है 1800 रुपये बन तो चलाता रहेगा। गाड़ी वहीं अच्छा। छोड़ दो, इलाहाबाद में गाड़ी छोड़ दो अपनी और खुद आ जाओ यहाँ, तब नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब ये तो हो गई स्मॉल कार, और ये अब आ रही है यहाँ पर लार्ज कार। लार्ज कार कौन सी होती है? जिसका इंजन 1.6 लीटर से ज्यादा होता है। अगर किसी गाड़ी का इंजन एक 1.6 लीटर से क्या है, ज्यादा है, तो वो गाड़ी क्या मानी जाएगी? लार्ज मानी जाएगी। ठीक है, वो गाड़ी क्या मानी जाएगी? लार्ज मानी जाएगी। और ऐसे केस में 2400 रुपये महीना हो जाएगा, अगर सारा खर्चा आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है। पर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद सरकार, तुम्हारा एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा हो गया। एम्प्लॉयर ने कहा, ओ भाई सुन, ऐसा कर, मैं ऑफिस का खर्चा दूंगा, बस प्राइवेट का खुद उठा। ठीक है, तुम्हारा झगड़ा हो गया और तुमने कहा हम सिर्फ अपना पर्सनल उठाएंगे, आपका ऑफिस वाला तुम उठाओ। एम्प्लॉयर ने कहा कि हाँ ठीक है ठीक है, ये एम्प्लॉय उठा रहा है। एम्प्लॉय उठा रहा है, कौन से वाले? प्राइवेट वाले। प्राइवेट खर्चे एम्प्लॉय उठा रहा है। और इसी लाइन को क्या लिखेंगे, देखो, अगर प्राइवेट खर्चे एम्प्लॉय उठा रहा है, एम्प्लॉय प्राइवेट खर्चे उठा रहा है, तो ऑफिस के खर्चे कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर। 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 तो एक लाइन के दो मतलब। अगर ऑफिशियल खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो पर्सनल कौन उठा रहा है? एम्प्लॉय उठा रहा है। और अगर जी सर। पर्सनल एम्प्लॉय उठा रहा है, तो ऑफिशियल कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर उठा रहा है। ऐसे केस में कार कितने की हो जाएगी स्मॉल वाली? 600 रुपये महीना, और ये हो जाएगी 900 रुपये महीना। और इस पूरी कहानी में एक चीज जोड़ दो, ड्राइवर का हमेशा कितना रहता है? 900 रुपये पर मंथ। बस भाई, यहां तक बात समझ में आ गई सबके या नहीं आई? आगे सर। ठीक है। ये तो बात थी, कार बोलेरो थी, सरकार की थी। तुमको पसंद नहीं आई, तुम बहुत बढ़िया आदमी थे, तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑडी थी, तुम्हारे पास एक ऑडी ऑलरेडी थी, तुमने कहा ना हम तो नहीं जाएंगे बोलेरो में, हम आईएएस ऑफिसर जरूर बन गए हैं पर सरकार की बोलेरो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो अपनी ऑडी में जाएंगे। सरकार ने बोला ठीक है भाई, एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, यानी कि गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है, एम्प्लॉय की है। पर सरकार कह रही है ठीक है पर्सनल खर्चा है, तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारी ऑडी है, ऑडी ऑफिस में मत लाओ, पर ऑडी का ना बिल भेज दिया करो। मतलब समझ पा रहे हो? तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम्हारे पास एक ऑडी थी, वो कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं जो बड़े घरों से हैं, तो उनके पास हो सकती है ये गाड़ियां। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑडी में ही जाना पसंद किया, उन्होंने कहा जी चलो जी हम तो ऑडी में ही घूमेंगे। बस ऐसा है, ऑडी का खर्चा सरकार उठाएगी, पर्सनल। अच्छा ठीक है, इनकम टैक्स देगा, ठीक है उठा लेगी। अगर गवर्नमेंट खर्चा उठा रही है तुम्हारी ऑडी का, वो भी पर्सनल, तो भैया ऐसा है, जितना एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया वो सारा टैक्स लगेगा, उस सारे पे टैक्स लेगी फिर वो कौन? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पूरे पे लेगी। बात समझ पा रहे हो सबके सब? मैंने क्या कहा, मान लो आपकी जी अपनी एक गाड़ी है, आपके अपनी एक गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, मान लेते आपकी गाड़ी कोई बढ़िया सी गाड़ी है, आपने सरकार आपको आई वो बनाती है, एसडीएम बनाती है, आईएएस बना देती है, और उसके बाद सरकार कहती है इस गाड़ी में घूमो, आप कहते हैं नहीं मैं तो अपनी गाड़ी में घूमूंगा।
और मेरी गाड़ी में मेरे बच्चे घूमेंगे पर खर्चा तुम दोगे, यानी कि मैं सिर्फ बिल भेजूंगा तुम्हारे यहाँ। सरकार ने कहा ठीक है बिल पास कर देंगे, ठीक है, तो सरकार जितना खर्चा उठाती रहेगी वो सारा तुम्हारी इनकम बनती रहेगी, और उस पे ऊपर टैक्स कौन देगा, तुम दोगे। चलो, पार्शियल ऑफिशियल पार्शियल प्राइवेट, पार्शियल ऑफिशियल पार्शियल प्राइवेट, आधा ऑफिस आधा प्राइवेट, ठीक है। जितना खर्चा एम्प्लॉयर का हुआ उसमें से रिड्यूस कर देना, कम कर देना, क्या, या तो 1800 या 2400। 1800 कब करना, तो जब 1.6 लीटर से कम हो। हाँ, और ये कब होगा, जब सारे खर्चे कौन उठा रहा होगा, एम्प्लॉयर। कंपनी, कंपनी ऑल द एक्सपेंसेस। अच्छा मान लो तुम कहते हो कि हम प्राइवेट वाला खुद उठा लेंगे, हम प्राइवेट वाला खुद उठा लेंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट कितना उठाएगी, ऑफिशियल वाला, तुम्हारा जी एम्प्लॉयर सर। ऑफिशियल वाला उठाएगा। तब तुम माइनस क्या करोगे, क्या तुम 1800 माइनस करोगे, नहीं, तब तुम माइनस करोगे 600 रुपए या 900 रुपए। बात समझ में आई कुछ, ये वाला पॉइंट नहीं जी आया होगा ना समझ में। सुनो, तुम्हें याद है कि गाड़ी ऑफिशियल यूज हो चाहे प्राइवेट यूज हो, उसके खर्चे पे डिपेंड करता है कि खर्चा कौन उठा रहा है। इस केस में देखो प्राइवेट ऑफिशियल दो थे, खर्चा कंपनी उठा रही है या खर्चा एम्प्लॉय खुद उठा रहा है। अगर खर्चा कंपनी उठा रही है, ऑल द एक्सपेंसेस आर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, तब तो 1800 2400 माइनस करोगे। लेकिन अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठाएगा, एम्प्लॉय उठाएगा, एम्प्लॉय कह रहा है मैं अपना घर का खर्चा उठा लूंगा, आप सिर्फ ऑफिस वाला उठा लो, तब क्या होगा, तब आप डिडक्ट कितना करोगे, तब आप डिडक्ट करोगे 600 रुपए पर मंथ या फिर 900 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो जो खर्चा सरकार का आपकी गाड़ी को मेंटेन करने का आएगा उसमें से 1800 तब माइनस होगा जब सारा खर्चा सरकार ने उठाया होगा। मतलब सरकार में यहाँ पे बोल रहा हूँ एम्प्लॉयर को, ठीक है, एम्प्लॉयर, आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए जा रहे हैं इसलिए मैं सरकार वर्ड यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर का। और अगर वो उसमें से प्राइवेट वाला एम्प्लॉय ने खुद उठाया है और एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं आपका ऑफिशियल उठा लूंगा, तो फिर जितना खर्चा उसने दिया उसमें से 600 900 रुपए माइनस कर देना। अच्छा एक पूरी बात आती है, अगर सारा ही ऑफिशियल हुआ होगा तो, सारा ऑफिशियल कंपनी ने उठाया, तब ऑफिशियल पूरा, आपने गाड़ी ऑफिशियल यूज करी, आपकी गाड़ी आपको सिर्फ ऑफिस के लिए लेने आती थी, ऑफिस से छोड़ने जाती थी और ऑफिस का खर्चा उठाती, ऑफिस में घूमती थी, तो फिर क्या होगा, तो फिर नील होगा, तो फिर नील होगा। भाई आपसे हम पैसे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आप उसको प्राइवेट यूज कर रहे हो। अगर आप उसे फुल्ली ऑफिस के लिए यूज करोगे, जैसे आईएएस, जैसे जो आईएएस होते हैं जो डीएम साहब बन जाते हैं, तो जो डीएम की गाड़ी होती है ना वो बेसिकली ऑफिशियल काम करती है बस। अब आप बोलोगे नहीं सर वो तो प्राइवेटली भी घूमते हैं अपनी गाड़ी को लेके इधर उधर, हाँ, लेकिन वो ऑफिशियल ही है। क्यों है ऑफिशियल, क्योंकि डीएम साहब के पास जो काम होता है वो एक जगह बैठे रहने का नहीं होता, उनका इतना आसान काम नहीं होता कि वो एक जगह बैठे रहेंगे, उनकी गाड़ी शहर में घूमती ही रहेगी। तो उस बीच अगर उन्होंने अपने लिए 1 किलो आम खरीद लिए तो फिर वो थोड़ा बोलोगे कि वो उनके ऑफिस, उनके पर्सनल पर्पस के लिए गई थी, वो तो उनके ऑफिशियल के लिए गई थी, बीच में 5 मिनट के रोक के खरीद लिए। तो इसमें सारा गाड़ी जो गाड़ी है सारी की सारी किस में यूज हो रही है, ऑफिशियल पर्पस में यूज हो रही है, और सारा खर्चा कंपनी, सारा खर्चा सरकार उठा रही है। तो क्या डीएम साहब की इनकम में जोड़े हम इसकी वैल्यू, नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ देंगे ना तो भाई साहब डीएम साहब तो बेचारे पैसे देते रह जाएंगे, फिर आईएएस बनने का क्या फायदा। क्या आप अपनी सैलरी से देते जाओ, सैलरी मिल रही 90,000 रुपए, और उसमें से सब कट, उसमें से ये भी काट दोगे, तुम घर का भी काट दोगे, कार का भी काट दोगे, फिर तो डीएम साहब बोलेंगे रहने दो यार मैं चला प्राइवेट नौकरी करने। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने आपको आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपको आज के डेट में आईएएस मिलते हैं सब बहुत बढ़िया कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं बेसिकली आज की डेट में तो, भैया ये जो ठीक है। ड्राइवर वाला है उसमें 900 ही रहेगा, मतलब हाँ 900, ड्राइवर वाला हर केस में 900 है, हर केस में मतलब वो स्मॉल बिल्कुल कार। उसकी तरह, कहीं भी है, कहीं भी, मैंने कहा ना वो बिल्कुल उसकी तरह है, जिसमें जैसा वो ठेली वाला नहीं आता था हर माल 5 रुपए, हर चीज 5 रुपए, बिल्कुल वही, हर बार 900 रुपए। ड्राइवर पर्सनल यूज करो, ऑफिस यूज करो, ऑफिस प्लस पर्सनल यूज करो, पूरी रात अपने घर में रखो, पूरे दिन अपने घर में रखो, 900 रुपए ही जुड़ेंगे, ठीक है भैया। ठीक है। जी सर। ठीक चलिए, है भैया। मान लो आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, तो वो कहता है अगर आपको पर्सनल पर्पस के लिए दिया है तो टैक्सेबल है, और अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है।
एग्जैक्ट। समझ गए ना? तो सिंपल है, जी सर। आप ऑफिस में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑफिस में जाएगा ना पैसा, तभी तो डीएम साहब की कार जो है वो पूरे 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 शहर में घूमती रहती है, लेकिन उसमें डीएम साहब को नहीं जुड़ती उसकी इनकम, उसका पैसा। तो डीएम साहब के उसमें जोड़ दोगे तो डीएम साहब तो पागल हो जाएंगे, इतना खर्चा कहाँ से उठाएंगे वो। तो इसीलिए वो ऑफिस में यूज हो रही है, ठीक है। इसीलिए आपके केस में देखो, जितना आप जूनियर लेवल पे रहोगे उतना आपकी जेब से ज्यादा जाएगा, ठीक है। जितना आप सीनियर लेवल पे जाओगे आपकी जेब से थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि सरकार आप पे जिम्मेदारी ज्यादा डालेगी या ऑफिस वाले आप पे ज्यादा जिम्मेदारी डालेंगे, तो जाहिर सी बात है फैसिलिटी भी आपको ज्यादा देंगे। चलिए अब आते हैं गिफ्ट पे। आपको आपके एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट, कूपन, वाउचर, कोई भी गिफ्ट इन काइंड होना चाहिए। इन काइंड का मतलब क्या होता है? कैश नहीं देना गिफ्ट। कैश दोगे तो 1 रुपए भी दोगे टैक्सेबल हो जाएगा वो, कैश नहीं देना। आप उन्हें गिफ्ट वाउचर दे दो, टोकन दे दो, ठीक है। आप उन्हें घड़ी दे दो, आप उन्हें वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर ग्राइंडर दिवाली के टाइम पे मिलता है ना, कई लोगों को गिफ्ट मिलता है दिवाली के टाइम पे ऑफिस से। क्या मिलता है? कभी कोई टिफिन दे, वो उसमें तो होता है आईटी पार्क में, मुझे पता नहीं यहाँ होता नहीं होता। आईटी पार्क में तो होता है, आपको जितनी कंपनीज है वो आईटी पार्क में अपने दिवाली में गिफ्ट में क्या देती है? कोई बोतल पकड़ा देती है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, कोई वो लंच बॉक्स पकड़ा देती है। क्या कर रहे हो? कोई गिफ्ट दे रहे हैं, और ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। क्यों? 5,000 के नीचे है, 5,000 के नीचे है, 5,000 के ऊपर को तो टैक्सेबल, 5,000 के ऊपर टैक्सेबल। मतलब अगर 6 मिला तो 5 एग्जेम्प्ट, 1,000 टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। यस। ठीक। अच्छा, अब आपको एक वो दिया था वाउचर। अब ये वाउचर, अगर ये वाउचर कैश वाउचर है, मतलब गए उसके बदले कैश मिल जाएगा, तो फिर तो 1 रुपए हो चाहे 2 रुपए हो चाहे 1 करोड़ हो, सारा टैक्सेबल। लेकिन अगर ये वाउचर आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार कहता है कि सर ये वाउचर हमने आपके एम्प्लॉयर को दिया था, बिल्कुल दिया था सर, आपके एम्प्लॉयर को दिया था, पर इस वाउचर का हम आपको पैसा नहीं दे सकते। आप आइए हमारी दुकान में, ये सामान रखा हुआ है, वाउचर आपका 4,000 का है, 4,000 का कोई सा भी सामान उठाइए और घर चले जाइए। एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है क्योंकि गिफ्ट है। लेकिन 5,000 के ऊपर का उठाओगे तो टैक्सेबल है। तो अगर आपको गिफ्ट वाउचर दिया है उन्होंने 7,500 रुपए का, तो 5,000 का वाउचर टैक्सेबल नहीं है, बाकी 2,500 रुपए का क्या है? टैक्सेबल। चाहे वो कैश हो चाहे वो कैश ना हो। तो कैश वाला तो 1 रुपए भी टैक्सेबल है, पर कैश वाला नहीं है, तो 5,000 रुपए तक क्या है? एग्जेम्प्ट है, उसके बाद क्या है? टैक्सेबल है। भाई बात समझ में आ गई सबको? जी सर। हाँ जी भैया। अब चलते लंच, खाना भी तो देंगे, बिल्कुल खाना देंगे, बहुत जगह मिलता है, ठीक है, बहुत जगह लंच फैसिलिटी मिलती है। आप यहाँ तो नहीं मुझे पता, लेकिन आप जाइए दिल्ली वगैरह में, तो दिल्ली वगैरह में जो आपकी बड़ी कंपनीज है ना, अकाउंट्स की जो बिग 4 कंपनीज है, जिनमें आपका EY का नाम आता है, ठीक है, और आपका डेलॉइट्स का नाम आता है, या आपके प्राइस हाउस वाटर कूपर्स का नाम आता है, KPMG का नाम आता है। यहाँ वैसे बेसिकली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही जाते हैं नौकरी करने, ठीक है। ये लोगों को ना दिन का लंच देती है कंपनी, फ्री में, फ्री ये ना मील लिखना था, ईमेल हो गया, फ्री मील, खाना देती है, फ्री फ्री खाना है। वही। आप थाली उठाइए, वो जगह वो पूरा बना रहता है जैसे शादी पार्टियों में होता है, अपना खाना भरिए खाइए, बस मस्त, कोई दिक्कत नहीं। पर ये ऑफिस आवर्स में होना चाहिए, ये ऑफिस आवर्स में होना चाहिए। मतलब ऑफिस खत्म हो गया 5 बजे और तुम 5 बजे के बाद उन्हें खाना दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 बजे से पहले पहले ऑफिस आवर्स के, मतलब जो उसका ऑफिस टाइमिंग है, एक आदमी को ऑफिस 8 बजे लगता है और सुबह 6 बजे तक रहता है, उसको रात को 1 बजे देते हो, पर उसका ऑफिस टाइमिंग है ना, उसका जी ऑफिस सर। टाइमिंग है ना, ठीक है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस खाने की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 रुपए पर मील, एक दिन में 2 बार खाना मत दे देना उसको, एक दिन में 1 बार 50 रुपए से ज्यादा खाना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय को जो खाना दिया जाता है वो 70 रुपए थाली खरीदा जाता है, तो सरकार 70 रुपए थाली जो है खाना, मान लो 70 रुपए खाली, 70 रुपए थाली आपको खाना दिया जा रहा है, मतलब ये खाना जो है किसी एक कंपनी से आता है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मान मत लेना सच में, ठीक है। वो मैं यहाँ पे टाटा का नाम लिखना वाला था, टाटा का 70 रुपए की थाली तो नहीं आएगी भैया, ठीक है, बड़ी आएगी, ठीक है। चलो मान लो किसी XYZ रेस्टोरेंट है,
वहां से आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 70 रुपए थाली के हिसाब से खाना मंगवा लिया, और ये थाली रखी थी, आपने उठाई, मस्त अपनी टेबल में ले गए, और इस थाली में जितने डिशेस थे आपने वो सारे खा लिए। इनकम टैक्स बोलती है कि भाई 70 रुपए थाली खा रहा है, और ऐसा तो दिन के महीने साल में 300 दिन कर रहा है, तो तेरे को तो 21,000 रुपए का बेनिफिट दे रही तेरी कंपनी, हमें टैक्स चाहिए। लोगों ने कहा क्या दिमाग खराब है, हम खाना खा रहे हैं उस पर भी टैक्स कंपनी दे रही हो, तो इनकम टैक्स ने कहा हम 50 रुपए छोड़ देंगे इसमें से। यानी कि हम ये मानते हैं कि खाना 50 रुपए का ठीक है, 50 रुपए से ज्यादा खाना क्यों दे रहे हो तुमको, तो हमको 6,000 रुपए पे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। पहले ये 6,000 रुपए तुमने खा लिए, तुम्हारी इनकम में है ही नहीं, तुम्हारी इनकम में थोड़ा है, तुमको थोड़ा ये कैश मिल रहा है, फिर भी ये टैक्स। अच्छा ये चीज है कि बताऊं, ये कूपन में भी चलता है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी ना खाना नहीं देती, कूपन देती है। कूपन, कूपन मतलब आप आज आ गए, ठीक है, आपका काउंट कर लेंगे वो दिन, ठीक है, मील और उसमें आपको कूपन दे देंगे। कूपन का मतलब क्या है, वो आपको पेमेंट देंगे लास्ट में, कैश पेमेंट देंगे वो। मतलब आज आप आ गए 1 तारीख को आप आ गए, और आप ठीक 9 बजे आ गए, बढ़िया, अपना 9 बजे आपने आए, आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन किया, और जैसे ही आपने लॉगिन किया वैसे ही उनके सिस्टम ने एक कूपन काउंट कर लिया आपका। मान लीजिए वो कूपन 150 रुपए का है, और ऐसे आप 10 दिन आ गए बिल्कुल बढ़िया महीने में, या पूरे साल भर में 100 दिन आप टाइम पे आए, तो आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। जी सर। सरकार कहती है भाई ऐसा है, 50 रुपए 100 दिन के हिसाब से, 5,000 रुपए इसमें से काट ले, बाकी के 10,000 रुपए पे हमको टैक्स दे दे, आजा। तो खाना ना भी दे, कूपन पे भी फंसा लेंगे वो आपको, समझ गए? जी सर। ठीक है, तो अब तुम कहीं से भी खाना खाओ, ठीक है, वो टैक्स तो तुम दोगे, 50 रुपए से ज्यादा की थाली खाओगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी भी और तेज होती है आजकल तो, ठीक है, कंपनी थाली सिस्टम में ही नहीं मंगाती, ठीक है, और पूरा ऐसा करती है कि 50 रुपए से कम ही आता है, अब दे लो टैक्स, ठीक है। अभी यहीं तक हम करते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। जी सर। मैं ज्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा छोट कम कम करा रहा हूँ मैं आपको। जी सर।